लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सजेस्ट कर दीजिएगा काइंडली। वो कंपनीज आपने ली हुई हैं, ये सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। एसटीएल की मेरी जो परचेज है वो 58 की है और मैक्टर की 300 की है। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप, मुझे निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए इसको? ट्रेडर्स के लिए हमेशा एक असूल बताता होता हूँ। माड़ी, ग्लेक्सो और मीज़ान बैंक ये रखे हैं। के साथ जिसका मर्जर हुआ है, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर 4 से 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करें, जमा करें तो अगर आप लोग मजीद इस तरह के सेशंस देखना चाहते हैं या इन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्टॉकिफाई की मजीद सर्विसेज से फायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें ट्रेड विद स्टॉकिफाई, स्विंग विद स्टॉकिफाई, वन ऑन वन एडवाइजरी, हमारी ट्रेनिंग सेशन या हमारे साथ अकाउंट खुलवाना हो, तो आपने सिर्फ एक नंबर पे कांटेक्ट करना है 033624444466। बैक टू द सेशन। आपसे एक सवाल ये करना था। एसआईपी के रेफरेंस से मैंने इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पोर्टफोलियो में आप कह लें कि उसको मैंने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म स्विंग में। तो लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए मैंने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जो है एफएफसी, माड़ी, ग्लेक्सो और मीज़ान बैंक ये रखे हैं। ठीक है। और शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए फौजी सीमेंट है और फैसल बैंक। तो एक ये पूछना था कि अभी करंट पोर्टफोलियो की जो अमाउंट है 60 लाख है, तो मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, 40% और है मेरे पास कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये स्टॉक सही है सिलेक्शन? सेकेंडरी मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक और स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, सिस्टम या ओजीडीसी। तो वो मुझे एडवाइस कर दें कि कौन सा लिया जाए। थैंक यू सो मच। वेरी वेलकम। मैं आपको इस पे गाइड करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपने जितनी कंपनी चूज की है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। मेरे से अगर कोई रिकमेंडेशन पूछता भी है तो मैं हमेशा फार्मास्यूटिकल में उसको गैलेक्सो ही रिकमेंड करता हूँ। और बैंकिंग में मिजान बैंक बेस्ट है, शरिया कंप्लाइंट नंबर 1 बैंक है। एफएफसी सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है इंडेक्स के अंदर, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट पे आउट है। तो ये कमाड़ी, ये सारी अच्छी कंपनीज आपकी। आपने मुझसे सवाल किया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी कर रहे हैं आप। एसआईपी के अंदर ये कंपनीज तो आपके पास बिल्कुल ठीक है। सिस्टम्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। सिस्टम मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा, देखें उसकी अर्निंग्स प्रॉफिट साथ साथ इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो कंपनी कुछ इनोवेटिव नहीं कर रही है अभी। कंपनी मुझे, अगर आप जब आप एसआईपी करते हैं तो यू लुक एट अ होराइजन ऑफ गुड 15 ईयर्स 20 ईयर्स। उससे कम का होराइजन आपका होता नहीं है, मिनिमम 10 ईयर्स होता होगा, इससे ज्यादा ही होता है। सो उसके अंदर किसी ऐसी कंपनी को आपने रखना होता है जो फ्यूचर में जिसका बिजनेस ग्रो भी करे। फॉर एग्जांपल एफएफसी है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं। अब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो फर्टिलाइजर तो हमेशा ही बिकना है। एफएफसी इज अ वेरी गुड कंपनी। मिजान बैंक नंबर 1 शरिया कंप्लायंट बैंक है। फार्मास्यूटिकल में गैलेक्सो जबरदस्त कंपनी है। माड़ी बहुत अच्छी कंपनी है, एफएफसी को गैस भी प्रोवाइड कर रही है। तो मैं ओजीडीसी आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया था, हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे और जियो पोलिटिकल टेंशन भी हुई थी, सब स्टॉक्स नीचे आए थे। लेकिन ओजीडीसी भी आया था नीचे, लेकिन फिर भी अपने आप को रिटेन थोड़ा बहुत कर गया था। और इस वजह से कर गया था क्योंकि रेकोडिक के प्रोजेक्ट्स डिस्कवरी, अभी रिसेंटली उसने फिर एक डिस्कवरी की है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओजीडीसी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और यहाँ तक सजेस्ट करूंगा कि अगर इस पोर्टफोलियो में आप मुझे ओजीडीसी की ऑप्शन ना भी देते तो मैं आपको रिकमेंड करता कि आप ओजीडीसी ऐड करें। इट्स अ गुड कंपनी। जो एफपीएसएल है, अरामको के साथ जिसका मर्जर हुआ है, इसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा बताएं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर 4 से 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करें, जमा करें तो नाम तो बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है इसके साथ, सर और सऊदीया नाम, के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। बिल्कुल सर। तो ताल्लुकात, बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। सितारा पेट्रोलियम जो है 10th आईपीओ था 2026 का स्टॉक मार्केट का, और 4.8 बिलियन था जो इस आईपीओ से उन्होंने रेस किए थे। और मैं अगर आपको सजेस्ट करेंगे ना आप 4 से 5 साल के लिए, तो अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, इट्स टू सून। एटलीस्ट एक क्वार्टर गुजरने दें, थोड़ा सा टाइम गुजरे तो पता चले कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी आती हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। आईपीओ जब भी कुछ लिस्ट होता है, अभी जैसे 2 हफ्ते पहले सितारा पेट्रोलियम में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगे हैं इसके अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। कम से कम 6 महीने दीजिए, देखें स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करता है, इसकी कैसी अर्निंग्स आती हैं, उसके बाद सेटल फॉर 4 टू 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट, उससे पहले नहीं। और उसके मुकाबले में आपको और बहुत से बेहतर स्टॉक्स मिल सकते हैं, जिनकी अर्निंग्स बेहतर है, एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी है उनका, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई वोंट रिकमेंड इनिशियली 4 से 5 साल के लिए अभी, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, इसकी अर्निंग्स आने दें।
लेट्स सी कैसे मार्जिन्स होते हैं इसके, उसके बाद इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है। ये जब से मार्केट उठी है, मैं उस जी। टाइम से एक चीज देख रहा हूँ, ये जो इसने गैप 12-13 हजार पॉइंट के राउंड अबाउट छोड़ दिया था, लेकिन हम्म। आप की तरफ से पहले भी क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने कहा था कि ये गैप फिल नहीं होगा। हम्म। मुईज साहब ने कहा था कि जो जो पहला गैप था ना, जो डाउन ट्रेंड में आया था, और ठीक है। ये जो अप है, ये इससे इससे मर्ज हो गया। ठीक है। मेरा एक सवाल ये है, जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद अभी भी मार्केट में वो पोटेंशियल नहीं है। इंडेक्स का गैप से गैप मर्ज हो गया, लेकिन हम्म। उसमें जो गैप्स हमारा स्टॉक वाइज रह गए हैं, हम्म। काफी स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वो गैप फिल नहीं किया। तो ठीक या है। गैप फिल होना लाजमी है या नहीं लाजमी? स्टॉक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। देखें, जब मार्केट डाउन गई तो जाहिर सी बात है, जिस तरह इंडेक्स ने गैप छोड़ दिया था, और स्टॉक ने भी तो हम्म। ऐसे ही नीचे लोअर लॉक लगाए थे ना। बिल्कुल। तो अब वो स्टॉक ऊपर चले गए हैं, ये अब सारे स्टॉक फिर गैप फिल करेंगे अपनी कंडीशन वाइज, चाहे अब करें, चाहे महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, या नहीं करेंगे? सवाल आपका बहुत अच्छा सर, मैं आपको इस पे गाइड करता हूँ। सर स्टॉक्स, मार्केट जब ऊपर भी चल रही थी, बैक इन दिसंबर भी जब मार्केट अपने आपको गेन किया हुआ था, तब भी बहुत से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने अपना गैप नहीं फिल किया हुआ था। ये नेसेसरी नहीं होता जब मार्केट ऊपर चढ़ भी रही होती है तब भी हर स्टॉक जो है अपना गैप फिल कर रहा हो। बैक इन मुझे अच्छे तरीके से याद है, इंडिया पाकिस्तान जब वॉर भी हुई थी उसके बाद भी स्टॉक चढ़ा। सब कहते हैं कि हर स्टॉक ने ही रैली पकड़ ली थी, नहीं, हर स्टॉक ने रैली तब भी नहीं पकड़ी थी। बहुत से स्टॉक्स ऐसे थे जो उस वक्त भी रुके हुए थे। अभी भी ये सिनेरियो है। इंडिविजुअली हर स्टॉक का गैप फिल करना जरूरी नहीं होता सर। अल्टीमेटली वो जरूर कर लेगा जब उस स्टॉक के अंदर स्मार्ट मनी आएगी, वॉल्यूम्स लगेंगे तो गैप फिल होगा। हर स्टॉक का गैप फिल करना मार्केट के ऊपर चढ़ने के साथ जरूरी नहीं है। और मार्केट जिस तरह अभी गेन कर रही है, मैं इसको गेन करना नहीं कहूंगा। मैं इसलिए गेन करना अभी नहीं कहूंगा क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी है, चीजें बड़ी अनसर्टेन चल रही हैं अभी भी। हम रोजनामा भी यही चीज डिस्कस कर रहे थे। 170 का लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 169,500 का स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए भी। लेकिन मार्केट ने पिछले हफ्ते अपने आप को 170 से ऊपर सस्टेन किया है, लेकिन जब तक मार्केट 177 178 से ऊपर नहीं जाती, ये वाला साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं तोड़ेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में तेजी आएगी। ये मेरा ओपिनियन, ठीक है। और मार्केट जब चढ़ भी जाती है इससे ऊपर, बजट आ जाता है, चीजें ज्यादा डिफाइन हो जाती हैं, मार्केट में रैली आती है, तब भी ये जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक फौरन अपना गैप फिल कर लेगा। अल्टीमेटली जरूर करेगा, लेकिन उसमें और से बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो साथ अटैच होते हैं। तो अल्टीमेटली करेगा, बट इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता कि ये महीने में करेगा, ये 15 दिन में करेगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। नंबर सेकंड, अब जैसे ये मार्केट में एक न्यूज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस हैं 1 से 2% के राउंड, हम्म। लेकिन उसके ऑपोजिट मैं देख रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर सारा चल रहा है। सर लकी भी चल रहा है, और वो डीजी खान भी चल रहा है, और ठट्टा सीमेंट भी चल गया, एफसीसीएल भी चल गया, वो जो डीसीएल था वो भी चल गया। तो बिल्कुल। ये ऑपोजिट हो रहा है। क्या ये हमें ऊपर माल पकड़वा के फिर इंटरेस्ट रेट आएगा और मार्केट डिप लगा लेगी, या ये क्या कंडीशन हो रही है? क्योंकि ये देखिए, ओवरऑल तो हम यही देखते हैं ना कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सीमेंट सेक्टर उससे नेगेटिव परफॉर्म करता है, बिल्कुल। लेकिन ये इससे ऑपोजिट हो रहा है। अच्छा, दो चीजें इसमें ये, एक तो इंटरेस्ट रेट कहा जा रहा है कि बढ़ेगा, कह रहे हैं ऐसा, बट इट इज नॉट सर्टेन कि अभी होगा या नहीं। जिस तरह गवर्नमेंट ग्रोथ देख रही है, उसके बाद अभी बजट आएगा, उसके बाद ज्यादा चीजें क्लियरली डिफाइन होंगी कि इन्फ्लेशन हमारी कितनी कंट्रोल होती है। उस पर डिपेंडेंट होगा कि बजट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या नहीं। रही बात सीमेंट सेक्टर की, आपने बात की, सीमेंट सेक्टर की तो अर्निंग्स भी थोड़ी सी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिनी है, मंथ ऑन मंथ भी सीमेंट की सेल्स डिक्लाइन हुई है। जब किसी सेक्टर के अंदर रैली आती है तो सर रैली आती है। सीमेंट सेक्टर जब चलना होता है तो फिर सीमेंट सेक्टर चलता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि टन्स ऑफ फंडामेंटल्स उसके साथ अटैच्ड हों। जहां तक आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, मैं इस पे आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब तक बजट नहीं आ जाता, बजट के बाद चीजें डिफाइन होंगी किस सेक्टर को कितना सपोर्ट मिल रहा है। हमारा सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा रिलाय करता है रिचर्ड बे इम्पोर्टेड कोल के ऊपर। इम्पोर्टेड कोल के ऊपर रिलाय करने की वजह से हमारे मार्जिन इफेक्ट होते हैं, हमारा रुपी जो है वो डी वैल्यू हो रहा है,
तो उसका एक इफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स के साथ इन चीजों का भी सीमेंट के मार्जिन के ऊपर पड़ता है। बजट आएगा, बजट के बाद डिफाइन होगा सीमेंट सेक्टर को कितनी ईज मिल रही है, हर कोल के ऊपर ये शिफ्ट करते हैं या नहीं करते। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बंद है, वो खुलता है, वहां से सस्ता कोल आता है, सीमेंट के मार्जिन इंप्रूव हुए तो फिर सीमेंट सेक्टर आगे भी चलेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे अभी फॉर नाउ, क्योंकि बजट ज्यादा क्लियरली डिफाइन होंगी इंटरेस्ट रेट को लेके। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एफएफएल के शेयर्स हैं, तकरीबन मैंने 5-6 महीने से रखे हुए हैं और मैं नया ठीक है, अभी न्यू कमर हूँ। ठीक है, तो मैंने 60,000 के करीब, मुझे 60-70,000 के करीब मैंने शेयर खरीद लिए थे 21 रुपए के रेंज में। ठीक है, तो वो एक मेरे पास है और एक ATRL जो है वो 935 रुपए के रेंज में मेरे पास है। ठीक है। तो इन दो की क्या आगे फ्यूचर में है, अच्छा, होल्ड कर सकता हूँ मैं या कितना अर्सा ठीक है, टाइम? ठीक है। ठीक है एफएफएल की आपकी बाइंग है 21 रुपए की। जी, 21 रुपए 39 पैसे गालिबन। ठीक है सर, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए? मैंने लॉन्ग स्विंग के लिए लिया था, तकरीबन 6 से 8 महीने की मेरी। दोनों स्टॉक्स में कोई मसला नहीं है। अब मसला ये है कि एफएफएल जिस जिस लेवल पे आपको स्विंग कराता है उस लेवल पे आपने उसकी बाइंग की हुई है। एफएफएल 15, 16, 17 ईयर आपकी बाइंग हो ना, तो आप 21, 22 पे जाके उसको सेल कर सकते हैं, तो आपकी एक अच्छी स्विंग एफएफएल के अंदर लग जाती है। एफएफएल डिविडेंड पे आउट अभी नहीं करता, बहुत बहुत कम लेवल पे उसकी अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं। फौजी फूड्स को जो एक बेनिफिट है सबसे बड़ा, वो ये है कि वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। एफएफ फौजी ग्रुप है, फौजी ग्रुप स्ट्रांग है, फौजी सीमेंट भी है, फौजी फर्टिलाइजर भी है, तो ग्रुप स्ट्रांग है। अगर तो आपने स्विंग के लिए लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 21 रुपए पे आ जाएगा। स्विंग आप ले रहे हैं 21 से ऊपर चला जाएगा, 22-23 पे भी जा सकता है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं प्रॉफिट में आके। दूसरी चीज, आपने एटीआरएल की बात की, 920 की आपकी बाइंग। एटीआरएल वैसे एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, अच्छी स्विंग भी आपको दे देता है एक लॉन्गर होराइजन पे, लेकिन आपने जिस लेवल पे लिया हुआ है इस लेवल पे शायद आपको एक अच्छी स्विंग ना दे। लेकिन जब ये प्रॉफिट में आए तो आप इसको जरूर बेचें। इन्वेस्टमेंट के लिए एटीआरएल इज वेरी अट्रैक्टिव, स्विंग के लिए आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज वेरी गुड। और अगर आपने आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ है तो जिस लेवल पे आपने लिया दैट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन इस लेवल पे आएगा जरूर, तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी कितनी है आपके पास? ये तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, 1000-1500 की क्वांटिटी है। और एफएफएल और की? एफएफएल की मेरे पास 60 से 70 हजार रुपए की क्वांटिटी। ठीक है, सही है। लॉस में ना बेचिएगा, लॉस में ना बेचिएगा, ये रेट से ऊपर भी चला जाएगा तो आप इसको तो आप अच्छा बेच सकते हैं। दोनों कंपनीज में कोई अच्छा, मसला नहीं। आपको मैंने जो है ना अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया है 220-22 की रेंज में ना। ये ठीक मेरे है, पास पहले 240 का पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उसको एवरेज करने के लिए मैंने खरीदा, तो अब ये 215-16 पे आके रुक गया। इस पे क्या ठीक। है आपको क्या थोड़ा समझे? हपको में कोई मसला नहीं है सर। हपको में बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। आपने ये भी स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ है? जी हाँ, ये भी सेम ट्रेड के होल्ड करें सर, अच्छी स्विंग करा देगा आपको, कोई मसला नहीं है आपको के अंदर। लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। Thank you। अच्छा, वो मुझे दो स्टॉक्स के बारे में पूछना है, एक तो है एसटीएल और दूसरा है मेक्टर। एसटीएल की मेरी जो परचेज है वो 58 की है और मेक्टर की 300 की है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप, मुझे निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए इसको? एसपीएल की कितने की है? एसटीएल एसटीएल सुपरनेट। एसटीएल सुपरनेट कितने की है बाइंग जी जी, आपकी? एसटीएल जी जी 58 की। ठीक है, और दूसरा कौन सा स्टॉक है? मेक्टर मैक्टर, मैक्टर की कितने की है? 300 की, 299 300 की कह सकते हैं आप। लॉन्ग स्विंग के लिए लिए? लॉन्ग स्विंग के लिए, वो तो लॉन्ग स्विंग के लिए ही है। सही, ठीक है। मैक्टर में कोई मसला नहीं है, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, कंपनी के अर्निंग्स भी बेहतर होती जा रही हैं। ठीक है, अभी आगे बजट आएगा तो चीजें और डिफाइन हो जाएंगी फार्मास्यूटिकल के लिए, लेकिन मैक्टर में कोई मसला नहीं है, आपको अच्छी स्विंग करा भी देगा। आपकी 300 की बाइंग है तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। क्वांटिटी कितनी है आपके पास मैक्टर की? क्वांटिटी है मेरे पास 1000। 1000, कोई मसला नहीं है सर, आप इसको होल्ड करें। और सुपरनेट टेक्नोलॉजीज जो है इसने भी कुछ अच्छा ही परफॉर्म किया, इसमें कुछ वॉल्यूम्स भी लगे हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, तो ये भी 51 पे चल रहा है अभी, तो ये भी आपको रेट टू रेट भी आया तो थोड़ा सा निकाल दिएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगा और निकाल दिएगा। क्वांटिटी कितनी है आपके पास सुपरनेट की?
ओपन की 5000 है। 5000 है आपके पास, ठीक है सर, 50% सेल कर दिएगा प्रॉफिट में आके, और ये आपको स्विंग करा देगा। अभी इसका रेट इतना गिरा भी नहीं है, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी पूछिए। एक तो पहले के हवाले से है, वो 45 पे मैंने लिया था, कौन सा तो सर, आवाज नहीं आई, दोबारा लिया बताइए। ट्रेडिंग के लिए था। पार्क इलेक्ट्रॉन, ठीक। जी, पाक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मेरे 2 माइनर्स अकाउंट है आपके पास, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सजेस्ट कर दीजिएगा काइंडली। लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक आपको बिल्कुल सजेस्ट कर देते हैं। पार्क इलेक्ट्रॉन, पार्क इलेक्ट्रॉन ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए सर? ट्रेडिंग के लिए लिया था, बस वो ठीक है। कोई 5 रुपए नीचे आ गया, तो अभी मतलब ये बस ऐसे चल रहा है वोलेटाइल ही, तो अब यहाँ पे ही घूम रहा है। तो अगर आप ठीक है। कहते हैं तो इसको फिर लीव कर दें या अभी थोड़ा सा वेट कर लें, कोई नहीं नहीं, कोई 15-20 दिन? कोई ऐसा मसला नहीं है। पार्क इलेक्ट्रॉन का आई रिमेम्बर अभी कुछ टाइम पहले इसका रिजल्ट भी आया था, तो अच्छा था कंपैरेटिवली। लास्ट ईयर ऑन ईयर जी पार्क जी इलेक्ट्रॉन ने बेहतर परफॉर्म किया था। और तो अभी कोई मसला नहीं है इसमें, आप इसको बिल्कुल होल्ड करें, प्रॉफिट में आएगा तो सेल कर दिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आपके पास नहीं बहुत बेहतर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। दूसरी, आपने पूछा कि कोई ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो। मैं आपको 2 कंपनीज बता सकता हूँ जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। एक जी, ओजीडीसी और दूसरी ठीक है। एफएफसी है। आपको एक चीज चूज कर सकते हैं। एफएफसी को मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि एक तो इंडेक्स में पॉइंट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है, लोकली उसको जी गैस भी मिल जाती है, तो डिस्कवरीज भी कर रही है। सॉरी, एफ ओजीडीसी डिस्कवरीज कर रही है। एफएफसी फर्टिलाइजर में नंबर 1 कंपनी है, ग्रुप भी स्ट्रांग है, डिविडेंड भी देता है। तो एफएफसी इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और ओजीडीसी का रेट उतना भी नहीं टूट पाया जितना बाकी कंपनीज के रेट गिरे। तो मैं ओजीडीसी इसलिए रिकमेंड करूंगा, डिस्कवरीज कर रही होती है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे रिलाई नहीं करती, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे वो चल रही होती है। अभी रिसेंट भी उसने एक डिस्कवरी की है। ये दोनों कंपनीज फंडामेंटली अच्छी हैं, तो आपको ये एक चूज कर लें, या एफएफसी रख लें या ओजीडीसी रख एफएफसी तो 685 से आई थिंक आई है नीचे, और अभी मेरा ख्याल है कोई 3-4 माह हो गए हैं या 3 माह हो गए आई थिंक, पिछले रिजल्ट से पहले की बात है, ये बात फौरन लें। बाद की बात है, जब लोअर हम्म, कैप लगा था उसको। और उसके बाद तो अभी मतलब वो दोबारा वहां तक जाते हुए कोई महीना डेढ़ 2 तो लग ही जाएंगे मजीद उसको, कि बिल्कुल जून सर। क्लोजिंग तक उम्मीद है कि वो चला जाएगा वहां तक जी, मैं वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। एफएफसी की ज्यादा आपने बात की है ना, जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे एफएफसी होगी, ओजीडीसी होगी, अटक रिफाइनरी, इस तरह की कंपनीज, उन पे आप होराइजन 2 महीने का नहीं रखते, उन पे आपका होराइजन ठीक लंबा है। होता है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का। वो आप ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे इन कंपनीज को देखने का फायदा ही नहीं है। इन कंपनीज को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे एक भाई ने 920 की बाइंग की थी अभी एटीआरएल में, वो काफी नीचे जी आया हुआ जी था जी तो परेशान थे। ये कंपनीज, स्विंग ट्रेड इज वन थिंग, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज हैं। इनमें आप कंपाउंडिंग करें, एसआईपी करें, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें, तो ये कंपनीज आपको अच्छे रिटर्न देंगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुफ्त हो जाएगी कुछ टाइम बाद, जितना आपको वो डिविडेंड पे आउट कर देगी, बाकी चीजें करें। सर जी 2 क्वेश्चन थे। नॉर्मली वो क्वेश्चन सुहेल फारूक साहब बताते भी हैं, लेकिन मे बी आई मिस द वीडियो। एक तो ये क्वेश्चन है कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है, जैसे बजट का है, वॉर के इशू है, तो फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ है अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको लमसम इन्वेस्ट करे या फिर स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अभी लेटली मैंने लिया था पीएसओ, तो आई थिंक 443 का लिया था मैंने। ठीक है। तो अभी वो ऑलमोस्ट आई थिंक वॉर से जब से शुरू हुए तो नीचे ही जा रहा है। अब आई थिंक सपोर्ट पे 353 से कुछ करके हैं। तो अगर मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोच लूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको लंबा लेके चलना है, तो छोड़ दूं या फिर जब जैसे ही अपना जो ब्रेक इवन हो जाए तो सेल कर दूं? सही है, मैं आपको गाइड करता हूँ। पहला सवाल मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ। आपने बोला कि 1 करोड़ अगर आपके पास कैपिटल हो, तो उसको आपको, मैं यही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि वैसे भी असूल है कि आपको ग्रेजुअली इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एकदम से सारा कैपिटल वैसे नहीं डालना चाहिए। अभी जिस तरह मार्केट चल रही है रेंज बाउंड सिनेरियो के अंदर, इसके अंदर तो वैसे ही सारा कैपिटल आपका इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। कोशिश यही करें कि ग्रेजुअली बाइंग करें। और अभी जिस जिस लेवल्स पे मार्केट चल रही है, मार्केट ये अपना साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़े, 177, 178 इसको क्रॉस करे, इससे ऊपर जाए,
तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा बाइंग कीजिए, उससे पहले ना कीजिए। और एक और फैक्टर इसके साथ अटैच्ड है। देखें बजट की इसलिए भी बातचीत हो रही होती है क्योंकि जब बजट आता है तो उससे पता चलता है किस सेक्टर को कितने टैरिफ्स लगेंगे और किस सेक्टर को कितनी ईज़ प्रोवाइड की जाएगी। मान लें आपका 1 करोड़ है, उसमें से आप 2 मिलियन जो है वो ऑटो सेक्टर में डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेलिंग यू। ऑटो सेक्टर पे आ जाता है कि 18% टैक्स लग जाएगा, ईवीज़ के ऊपर टैक्स लग जाएगा, आईएमएफ के पॉइंट्स के मुताबिक करना पड़ जाएगा। तो फिर ऑटो सेक्टर उससे अफ़ेक्ट हो सकता है, सेल्स अफ़ेक्ट होंगी, स्टॉक नहीं चलेगा, आपका कैपिटल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे आ सकती है। एक तो ये कि मार्केट अपने ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स तोड़े, थोड़ा-सा ऊपर जाना स्टार्ट हो 180, 182, 83, 84 जाती है ऊपर, ग्रेजुअली बाइंग करना शुरू करें, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। दूसरी चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितना आपका पोर्टफोलियो साइज़ है उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हों। जितना आपका कैपिटल ज़्यादा होता है उतने आपके स्टेक्स भी ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग करें, सिलेक्टेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सारा अमाउंट एकदम डालना ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी, ये पहला सवाल क्लियर हो गया आपको? जी। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने मेरे से पीएसओ की पूछी। पीएसओ में एज़ सच अगर मैं देखूँ तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि कोई बहुत हुँ, हुँ। मेजर इश्यू किसी कंपनी के अंदर हो जाए, वो ऐसा मसला नहीं है उस कंपनी के अंदर। ये सर्कुलर डेट के कुछ हैं, कुछ कैश फ्लोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे स्टॉक बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो। मार्केट नीचे आई, स्टॉक भी नीचे आया। जिस रेट पे आपने बाइंग की हुई है इसकी, इस रेट पे पीएसओ ने आना है दोबारा। थोड़ा-सा टाइम बिल्कुल। ज़रूर लगाएगा लेकिन ये आएगा। तो पे आउट भी करता है, अर्निंग्स भी बेहतर है कंपनी की, तो आई वोंट रिकमेंड कि इस रेट के ऊपर आप 20% या 30% भी बेचें। होल्ड करें इसको, स्टॉक को, रेट से ऊपर जाएगा तब इसको बेचें, तब भी थोड़ा बेचें, सारा ना बेचें। और ये लिया आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर, एक्चुअली मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके सबके पेट्रोल पंप्स हैं। तो आई वाज़ लाइक आई वांट टू बी डिजिटल। सो मेरा ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो जो है माड़ी, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो वही रखी है मैंने। हाँ, डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जैसे एमटीएल है मेरे पास ऑटो सेक्टर से, दूसरा 2-3 और जैसे एनएमएल है टेक्सटाइल साइड से। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये इस पे जाता हूँ, ऑयल एंड डिस्कवरी से उस पे जाता हूँ ज़्यादातर। बिल्कुल सही है। ये समय आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने देखा है कि ऑयल सेक्टर के अंदर, एक्सप्लोरेशन के अंदर काफ़ी कंपनीज़ हैं आपके पास। अच्छी जी, जी बात है, सर। आप कोई कोई रहें मसला में नहीं सर। इन्वेस्टेड। जी, रहें इन्वेस्टेड, कोई मसला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन आपकी एक सेक्टर के अंदर है। आप यूँ भी कर सकते हैं, जब मार्केट थोड़ी-सी बेहतर होती है और आप अपना कैपिटल मज़ीद इन्वेस्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि पोर्टफोलियो में कंपनीज़ बेशक लिमिटेड रहें, लेकिन डाइवर्सिफ़ाइड ज़रूर हों। आपका रिस्क भी डाइवर्सिफ़ाइड हो जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, है। नहीं सर, मैं एक्युमुलेट करता हूँ, जब भी एफएफसी मिलता है एक्युमुलेट कर लेता हूँ। मतलब थोड़ा अभी जैसे सपोर्ट में मिल रहा था, ग्रुप में आया था, तो एक्युमुलेट कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा क्या होता है कि जॉब करते हैं 24, मतलब 24/7 ड्यूटी होती है, तो फिर क्या होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल एनुअली हमें बोनस आता है, तो जैसे आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि लमसम यूज करें या फिर सिप बेस यूज करें। सिप तो करते हैं नॉर्मली मंथली, तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन-सा जो है वो सपोर्ट पे मिल रहा है, वो चीज़ वो ले लेते हैं। 1-2 को मिला के 1 मंथ में ले लेते हैं। बट मेन मसला वो होता है जब हमारे पास मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बोनस आ गया, तो अब उसको हम क्या करें? और मैं हुँ, फिज़िकली मतलब मैं कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस है मेरा, हुँ, डिजिटल मार्केटिंग और ऑटोमेशन पे, तो मैं फिज़िकल कोई चीज़ नहीं लेता। मैं हुँ, कहता हूँ कि हमेशा हर चीज़ जो मेरी डिजिटल रहे। तो तब हमें याद है कि गोल्ड ले ले, फिज़िकल गोल्ड ले ले। तो फिर हुँ। वही कहते हैं कि ये तो इतना ग्रो नहीं करेगा जितना पीएससी कर रहा है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन दिमाग में आती हैं। अच्छा, आपने इसमें बात ये की कि कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई स्टॉक सपोर्ट पे मिल रहा हो तो आप उसमें एंट्री जी, ज़रूर जी। ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह ही होना चाहिए। मैं इसके साथ ना एक एमटीएल भी ठीक है। डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ठीक है। आपने अगर डिविडेंड लेना है कंपनी से, तो ठीक है, इन्वेस्टर्स को एज़ लॉन्ग एज़ वो खुश रख रही है, इन्वेस्टर्स आर बीइंग पेड, मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका 1 करोड़ का अगर आपका पोर्टफोलियो है ना, तो जो अपना पोर्टफोलियो का साइज़ इतना बड़ा होता है, तो उसमें जैसे मैं पिछले किसी साहब को बता रहा था कि 15 से 20% आप अपनी रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए। आपका ये 10 टू 15% होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, जिसमें आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आई, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी के अंदर चले गए। रेस्ट जो कंपनीज़ आपने ली हुई हैं, ये सारी फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ हैं, मसला नहीं है इनके अंदर। मैं उसी पॉइंट को अपने दोबारा लेके आऊँगा जो मैं आपसे कर रहा था, कि डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी ज़रूरी है।
लेट्स से बजट आता है, बजट के बाद किसी सेक्टर को ईज़ मिल जाती है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको ईज़ मिलती है, ज़ीरो टैक्स रेजीम आती है, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो कम होते हैं थोड़े से, फार्मास्यूटिकल चल पड़ता है या सीमेंट सेक्टर चल पड़ता है, तो आपका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा-सा मज़ीद डाइवर्सिफाइड होगा इन कंपनीज़ के अंदर भी, तो ये है कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़रा बेहतर हो जाएगी। ये मेरा सजेशन होगा। जी, आमिर साहब। हाँ जी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है टीपीएलपी के बारे में। ठीक है। इसमें जो है मैं कुछ तकरीबन ईरान वार से पहले का स्टॉक हूँ। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा इसने 9 क्रॉस किया है रिसेंटली। तो मेरी बाइंग बिल्कुल जो ठीक। है 11.3 समथिंग की है। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ जी। सर मैं ट्रेडर्स के लिए हमेशा एक असूल बताता होता हूँ, रोजनामा के अंदर भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जब आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। स्विंग ट्रेड होती है, इंट्राडे होती है, बाय टुडे सेल टुमारो होता है, स्कैल्पिंग होती है। डिपेंड करता है आपने इसको, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए भी लिया था सर, लेट्स से स्विंग मान ट्रेड लेते के हैं लिए लिया था 3 मंथ्स के लिए आपने ऑलमोस्ट, 3 मंथ मतलब ये शॉर्ट स्विंग के अभी लिए। और कितना टाइम हो गया अभी तक बाइंग को? अभी तो हो गया आई थिंक 3 महीने, 3-4 बल्कि 5 महीने हो गए अब तो। सही है। मैं इस पे ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास इससे कैश खुला नहीं होगा तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। ऐसा कीजिए, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 50% वेट कीजिए। अभी मैं कहूंगा इस पे कि इस हफ्ते में तो नहीं, बजट आने दें, उसके बाद चीजें डिफाइन होंगी। हाँ जी। 50% सेल कर दें, 50% अपने पास ही रखें और किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो आपका वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। जो यहाँ पे लॉस होगा ना थोड़ा बहुत, वो रिकवर भी हो जाएगा। आप किसी रैली वाले स्टॉक के अंदर, किसी सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर जाएंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे पास पीएसओ के स्टॉक्स हैं जो 356 पे खरीदे थे रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ठीक है। एसएनजीपी के ज़्यादा मेरे पास ये हैं। कोई सिल्वर ग्रुप में हूँ मैं आपके। तो ठीक है। इसका तो टारगेट प्राइसेस पे अभी तक तो ये जा नहीं रहे, लेकिन 1-2 रुपए ऊपर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो ठीक है। 2-3 दफ़ा कर रहे हैं। तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए, जो टारगेट प्राइस 1 है कम से कम उस तक स्विंग जी ट्रेडिंग बिल्कुल के होल्ड। लिए? जी, एसएनजीपी पे क्या पाएंगे आपकी? तकरीबन 100 है, और जो पीएसएफ 356 है। आई एम वेरी श्योर पीएसओ में तो आप प्रॉफिट में होंगे थोड़े से अभी, है ना? नहीं, अभी तकरीबन बस थोड़ा सा कम ही है। 351 पे चल रहा है ना पीएसओ अभी? हाँ, तो 356 पे लिया हुआ है। 356 पे लिया हुआ है आपने, कोई मसला नहीं है। पीएसओ आपको अच्छी स्विंग ट्रेड करा देगा अभी, और इसमें आप बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। और एसएनजीपी भी बिल्कुल हल्का से नीचे आया हुआ है, दोनों कंपनीज में कोई मसला नहीं है। फॉर नाउ अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया इस वीक के अंदर, मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ जाने चाहिए, प्रॉफिट में हो जाएंगे। और मैं ये सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट में जाते हैं अगर तो ट्रेडिंग के लिए लिए, तो फिर तो सर इनको सेल आउट कर लीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पीएसओ लिया हुआ है तो 50% होल्ड कीजिए, 50% सेल कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। इसको कंक्लूड करते हैं हम। कोई भी आपका सवाल अगर रह गया हुआ, मकसूद साहब का जैसे रह गया, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।